दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक जीएस दृष्टि आधुनिक भारत के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7, जिसमें आज की वीडियो में हम भारत विभाजन, भारत का संवैधानिक विकास, प्रमुख अधिनियम एवं प्रावधान तथा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम भारत विभाजन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। क्लीमेंट एटली। दोस्तों क्लीमेंट एटली जो हैं, इनका कार्यकाल ये 1945 से 1951 तक रहा। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल 1945 से 1951 रहा। दोस्तों 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के जो है स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। ये घोषणा हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में 20 फरवरी 1947 को की गई थी। और दोस्तों क्लीमेंट एटली का ये बयान आया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। और दोस्तों इन्हीं के समय में, क्लीमेंट एटली के समय में ही लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन की वायसराय पद पर नियुक्ति की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय का पद ग्रहण किया और इनका निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। और इसके लिए इन्होंने माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की 3 जून 1947 को। और एटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की योजना इन्होंने बनाई। और दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन से एक बाल्कन प्लान है, जो कि गुप्त नाम इसका बाल्कन प्लान था, और वैकल्पिक योजना इसके द्वारा तय की गई। और लॉर्ड माउंटबेटन ने सीमा आयोग का गठन किया। और देखिए इसमें पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ बनाए गए थे। और दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से माउंटबेटन की प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई थी। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और वक्तव्यों को देख लेते हैं दोस्तों। आर कोपलैंड, इनका कथन है कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। के एम पडिक्कर का कथन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का कहना है कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण हो गया। और ये कथन इन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय कहा था। अब आइए देखते हैं भारत के विभाजन के प्रस्ताव से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारत के विभाजन से संबंधित जो प्रस्ताव, ये कांग्रेस महासमिति द्वारा 15 जून 1947 को दिल्ली में स्वीकृत हुआ था। और जब भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत के विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसका समर्थन किया गया था। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के विभाजन का प्रस्ताव। ये 15 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस महासमिति द्वारा जो है स्वीकृत किया गया था। यहाँ पे आइए कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 15 जून 1947 से नवंबर 1947 यानी स्वतंत्रता के समय जो है JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने त्यागपत्र दे दिया। JB कृपलानी के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1948 में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष रहे। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन और 1951 से लेकर 1954 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खां यानी सीमांत गांधी ने मतदान किया था भारत विभाजन के विपक्ष में, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे।
अगला प्रश्न है पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू थे, तो ये विभाजन के प्रबल विरोधी थे। अगला प्रश्न है 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किसकी सत्ता थी, लेबर पार्टी की। और भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराज कौन थे, ये जॉर्ज षष्ठम थे, याद रखिएगा जॉर्ज छठवें ये भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराज या सम्राट थे। अब आइए संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले कंपनी के शासनाधीन अधिनियम को देख लेते हैं। दोस्तों भारत में संवैधानिक विकास का क्रम जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट से होता है। रेगुलेटिंग एक्ट इसको हिंदी में नियामक अधिनियम कहते हैं, 1773 का है और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर जो है ये बंगाल और अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1773 का एक्ट जो है ये बंगाल के गवर्नर को नाम बढ़ाकर बंगाल में अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कर दिया गया और 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। अब आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। दोस्तों 1784 का जो अधिनियम रहा इसमें कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। 1786 का जो अधिनियम रहा दोस्तों इसमें गवर्नर जनरल को विशेष व्यवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। और एक महत्वपूर्ण देखिए चार्टर एक्ट 1813 है दोस्तों, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ और कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। और चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। तो याद रखिए पहली बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया। अब आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त हो गए। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान रहा और बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य शामिल किया गया और लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे। अब आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के प्रमुख प्रावधान। तो दोस्तों नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो है सरकार के द्वारा निश्चित होगा, ये चार्टर एक्ट 1853 में प्रावधान किया गया। और धन जो है वो कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब आइए देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रमुख प्रावधान। दोस्तों 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया और इस अधिनियम यानी 1858 के अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को हस्तांतरित कर दिया गया और इसके द्वारा भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। और दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल जो है इसका नया नाम वायसराय रखा गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी क्राउन के द्वारा। अब आगे आइए देखते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम हैं उनके बारे में। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम रहा। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम द्वारा दी गई।
अध्यादेश के लागू रहने की अधिकतम अवधि 6 माह थी और परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसके अलावा बम्बई और मद्रास प्रांतों को पुनः अधिकार दिए गए और अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का अधिकार बम्बई और मद्रास प्रांतों को दिया गया। अब आइए देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। दोस्तों 1892 के अधिनियम द्वारा जो है विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार और सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत भी जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। इसके अलावा भारतीय परिषद ये 1909, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1909 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, इसका अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी है और इसके अंतर्गत भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जो है गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के बारे में कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया और रैमजे मैकडोनाल्ड का कहना था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। अब आइए देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। तो इसका अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। दोस्तों इसके द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया और प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। अधिनियम का जो आधार था यानी 1919 का अधिनियम का आधार ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को बनाया गया था। अब आइए देखते हैं भारतीय संवैधानिक विकास क्रम में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो दोस्तों 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया और 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। इसके अलावा दोस्तों प्रांतों को दोहरे शासन के आधार पर स्वशासन की व्यवस्था इसमें की गई। दोस्तों 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम भारत शासन अधिनियम रहा, इसमें गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। इसके अलावा सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार करने का अधिकार और इसका आधार स्रोत भारत में जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है ये काफ़ी हद तक 1935 का जो है शासन अधिनियम से प्रेरित है। दोस्तों 1935 के शासन अधिनियम में जो केंद्रीय विधानमंडल उसको द्विसदनी बनाया गया, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया और एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू का कथन है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार पत्र और दास्तां का आज्ञा पत्र इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कहा है। इसके अलावा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में दोस्तों ये अनुदेश पत्र अंतर्विष्ट किए गए भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था। अब आइए देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। दोस्तों अविभाजित भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई 1947 के एक्ट के द्वारा। तो इसके अलावा 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। दोनों अधिराज्य यानी भारत और पाकिस्तान की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी और भारत में राज्य सचिव या स्टेट सेक्रेटरी का पद जो था उसको समाप्त कर दिया गया। कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए अरोड़ा आसफ अली के बारे में। दोस्तों अरोड़ा आसफ अली राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी और इनका मूल नाम अरोड़ा गांगुली था।
और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने भूमिगत आंदोलन के लिए महिला संगठनकर्ता का कार्य किया था। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इनकी कम्युनिस्ट पार्टी में महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1958 में अरोड़ा आसफ अली दिल्ली की मेयर निर्वाचित हुई थी और इन्होंने पैट्रियाट और लिंक, पैट्रियाट समाचार पत्र है, लिंक पत्रिका इसका प्रकाशन भी किया है। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ विविध तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी किसे ठहराया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त कराया था कब? 1961 में। 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत में 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? केरल में। 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को क्या कहा गया था? इसे प्रकोप का समुद्र कहा गया था। दोस्तों उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें चीतू, बासिल मोहम्मद और करीम खां प्रमुख थे। 7 जुलाई 1896 को बंबई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था, ल्यूमियरे बंधुओं, जो कि फ्रांस के थे। प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। आइए देखते हैं दोस्तों भारत के आर्थिक विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों को। देखिए दोस्तों गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। इसके अलावा राइटर्स बिल्डिंग क्या है? तो दोस्तों कलकत्ता में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग है और मुख्यमंत्री कार्यालय इसी में भवन में स्थित है। इसके निर्माण का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट यानी राइटर्स के लिए जो है सुविधा प्रदान करना था। और वास्तुविद इसके थॉमस लियान यानी इसके मुख्य आर्किटेक्ट थॉमस लियान थे। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें। सबसे पहले देखेंगे आमार सोनार बांग्ला गीत के बारे में। तो दोस्तों आमार सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान किया गया और इसका संगीत गगन हरकारा के गीत आमी कोढ़े पावो तारे से प्रेरित है। और पहली 10 पंक्तियां जो हैं ये 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत की गई। और आमार सोनार बांग्ला के जो अंग्रेजी अनुवादक हैं वो सईद अली एहसान थे। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो हिंद स्वराज ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तक रही जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है। और इसी पुस्तक यानी हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या से तुलना की है। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु भी महात्मा गांधी की कृति है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, चित्तरंजन दास जिनको CR दास कहते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस। DP मिश्र की पुस्तक है लिविंग एन एरा। अरविंद घोष की प्रमुख पुस्तकें दोस्तों फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, सावित्री और योगा से रिलेटेड इनकी पुस्तकें हैं अरविंद घोष की। इसके अलावा भगत सिंह की पुस्तक है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। लेडी कैथरीन मेयो की मदर इंडिया। राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन यानी भारत के विभाजन के दोषी लोग जो हैं ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। उसके अलावा फ्रीडम एट मिडनाइट ये डोमिनिक लेपियर की डोमिनिक लेपियर एंड लैरी कॉलिंस की रचना है। और WA फेयर सर्विस की पुस्तक है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। आगे देखिए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ लेखक और उनकी पुस्तकें देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है दुर्गेश नंदिनी। अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम।
बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भगवत गीता रहस्य लिखा है। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है। मनुबेन इन्होंने बापू माई मदर रचना की है। राजा राम मोहन राय की पुस्तक है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। डब्ल्यू हंटर की है आवर इंडियन मुसलमान्स। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट लिखा है और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है टूवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यू टोए ने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जीवनी स्प्रिंगिंग टाइगर के रूप में लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी के लेखक हैं और सरोजनी नायडू ने द ब्रोकन विंग लिखा है। सचिन नाथ सान्याल इनकी पुस्तक है बंदी जीवन और MG देवा सहायम इन्होंने लिखा है भारत की दूसरी स्वतंत्रता। जनरल ब्रजमोहन कौल की रचना है ये जनरल BM कौल द अनटोल्ड स्टोरी। तो याद रखिएगा द अनटोल्ड स्टोरी जनरल BM कौल की रचना है। अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन और रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। देखिए गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया की कृति है, जबकि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफीक जकारिया की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ व्रत ये सभी जो हैं मैथिली शरण गुप्त के काव्य रचनाएं हैं। अंत में हम जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकें देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक, ये जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। देखिए इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी और रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।